रोमांटिक कहानियां पर अब सभी का स्वागत है। शालिनी जी के अचानक शोरूम में दाखिल होते ही शोरूम में काम करने वाली हम सभी लड़कियों के पसीने छूट चुके थे। शोरूम में मैनेजर रेखा तो शालिनी जी के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी। शालिनी जी मेरे करीब आई और आकर के उन्होंने मुझसे काफ़ी देर बातें की और फिर बारी बारी सबसे लड़कियों से हाल चाल समाचार जानकर शोरूम से चली गई। शालिनी जी के शोरूम से चले जाने के बाद शोरूम के मैनेजर रेखा के साथ बाकी लड़कियों ने भी राहत की सांस ली। बेंगलोर में शालिनी जी ने के कई शोरूम थे और मैं शालिनी जी के जिस शोरूम में काम करती थी वो सबसे नया शोरूम था। 2 साल पहले ही इस शोरूम का उद्घाटन हुआ था और मैं यहाँ एक काम करने वाली शुरुआती लड़कियों में से एक थी। इस शोरूम की मैनेजर रेखा ही थी जो यहाँ मुझसे पहले से थी। शोरूम की मालकिन शालिनी जी के पास इतनी दौलत थी कि वह जीवन भर भी कुछ न करती तो भी उनकी संपत्ति बढ़ती ही जाती। मैंने मैनेजर रेखा बताया था कि 10 साल पहले शालिनी जी ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और फिर कभी शादी नहीं की। बेंगलोर के पॉश इलाके में शालिनी जी के करोड़ों के बंगले में अकेले रहती थी, इसीलिए मैंने अक्सर सोचती थी कि शालिनी जी के न रहने पर उनकी कंपनी की तरह उनका बंगला भी लावारिस हो जाएगा। अब तक शालिनी जी के इतने करीब भी कोई नहीं था जो उनके सब संभाल सके, इसीलिए शालिनी जी ने हमेशा फिक्र रहती थी। लेकिन मैं इसी बात से जाहिर नहीं होने देती थी कि मैं हैदराबाद की रहने वाली थी और 2 साल पहले मेरी अनिकेत से शादी हुई थी और शादी के बाद वो मुझे बेंगलोर लेकर आ गया और एक दिन मेरे एड्रेस पर मेरे नाम एक गुमनाम खत आया जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस खत में मेरे पति अनिकेत की असलियत लिखी हुई थी। खत के अनुसार अनिकेत पहले से शादीशुदा आदमी था और वो हाजीपुर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भोली भाली लड़कियों से इश्क के जाल में फंसाकर अनिकेत उन्हें बेंगलोर जैसे शहर में ले जाया करता था और यहाँ उन लड़कियों के जिस्म बेचने को मजबूर होता था। अनिकेत का धंधा था और मैं भी उसके शिकार बन चुकी थी। खत को पढ़ने के बाद मुझे खत में लिखी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस खत को पढ़ने के बाद मैं अनिकेत से डरने लगी। वह सुबह काम पर चला जाता और शाम को लौटता। मेरे सर पर चढ़ा अनिकेत की मोहब्बत का भूत उतर चुका था, लेकिन मुझे फिर भी अनिकेत पर भरोसा था कि शायद वो गुमनाम खत एक मजाक हो। शाम को एक अधेड़ उम्र का आदमी महंगी कार में घर आया। अनिकेत ने बताया कि ये आदमी उसका दोस्त है और आज रात उसके घर में ही रुकेगा। थोड़ी देर बाद मैंने उस आदमी को अनिकेत के साथ शराब पीते देखा तो मेरे होश उड़ गए और ख़त में लिखा एक एक शब्द अब मुझे सच लगने लगा। एक अजनबी आदमी को घर में देख मैं समझ गई थी कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ग्राहक है और यह पूरी रात मेरे साथ अपनी हौस पूरी करेगा। लेकिन मैं वेश्या बनने से अच्छा मर जाना पसंद करती, इसीलिए जब दोनों शराब के बोतल खाली कर चुके थे तब मैंने अनिकेत से कहा कि रात के खाने के लिए मैं चिकन लाने मार्केट जा रही हूँ। मैं मार्केट के बहाने उसी रात अनिकेत के फ्लैट से निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई। मैंने अनिकेत के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया और वो खत भी पुलिस के हवाले कर दिया जो किसी गुमनाम औरत ने भेजा था। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और पुलिस के साथ अनिकेत को गिरफ्तारी के लिए फ्लैट पर पहुंची, लेकिन तब तक वो फ्लैट से फरार हो चुका था। एक महिला सिपाही ने मेरी समस्या को गौर से सुना और उसने मुझे शालिनी जी का एड्रेस दिया और मैं सीधे शालिनी मैम के उस बंगले पर पहुंच गई। शालिनी जी ने मुझे अपने बेंगलोर वाले शोरूम में जॉब दे दी और रहने के लिए पास ही एक सोसाइटी में फ्लैट दिला दिया। 2 साल पहले मुसीबत की उस घड़ी में शालिनी जी ने मेरी बड़ी मदद की जिससे मैं संभल पाई और अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। शालिनी जी के इसी एहसान तले दबकर मैं हमेशा उनकी चिंता करती रहती थी और उनके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से कोई बातें नहीं करती। एक दिन मैं शोरूम में ही थी कि मेरे शोरूम के मैनेजर रेखा मेरे पास आई और बोली, अनमोल, आज शाम 6 बजे शालिनी जी
मैम आपके तुम्हें अपने बंगले पर बुलाया है, चली जाना, भूल मत जाना। इतना कहकर रेखा जी अपने केबिन में चली गई और मैं अपने काम में लग गई। मुझे 6 बजे तक शालिनी जी के बंगले पर पहुंचना था, इसीलिए 3 बजे ही मैं शोरूम से निकलकर अपने फ्लैट पर पहुंची और तैयारी होकर सीधे शालिनी जी के बंगले पर पहुंच गई। बाहर खड़े गार्ड ने मेरा नाम पूछा और गेट खोल दिया। मैं समझ गई कि गार्ड से पहले ही मेरे आने की सूचना दे दी गई थी, वरना वो शालिनी मैम को कॉल करता और उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही मुझे अंदर जाने देता। बड़े से बंगले के दोनों ओर खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे और बीच से एक रास्ता शालिनी मैम के ड्राइंग रूम की ओर जाता था। मैं आगे बढ़ी ही थी कि गार्डन में मुझे शालिनी जी नज़र आ गई और उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, कुसुम मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। शालिनी जी के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी। उनकी नौकरानी ने मुझे पानी का गिलास दिया और चाय बनाने चली गई। शालिनी जी के बड़े से ड्राइंग रूम को देखकर हैरान हो रही थी कि शालिनी मैम बोली, कुसुम मैं तुमसे यहाँ इसलिए बुलाई हूँ ताकि तुम मेरा एक अच्छे से काम कर सको। कहा, आप काम बताएं। मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैम, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। इतना कहते हुए मैं थोड़ी भावुक हो गई थी और मेरी भावनाओं को शालिनी जी ने समझ लिया और वो बोली, कुसुम मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैंने वही करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। जब मैं तुम्हें मुझे जो कॉल करके बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा, नहीं मैं आपके किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटूंगी, आप काम तो बताइए। शालिनी जी ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें एक आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाना है, क्या यह काम तुम कर पाओगी? शालिनी जी के यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं देवी की तरह मानती थी वो औरत मुझसे ऐसी बातें कहेगी। लेकिन मैं तो शालिनी की वो भक्त थी कि अगर वो मुझसे किसी का कत्ल करने के लिए वे कह देती तो मैं कर देती। मैंने शालिनी जी से कहा, आप मुझे उस आदमी का एड्रेस दीजिए, मैं यह काम कर दूंगी। मुझे खुद पर भरोसा था, क्योंकि सुंदरता में मैं किसी हीरोइन से कम नहीं थी और शायद यही वजह थी कि मेरे शोरूम में काम करने वाली 18 लड़कियों में से शालिनी जी ने मुझे ही काम के लिए चुना। मेरी बात सुनकर शालिनी जी के चेहरे पे अजीब सी चमक नज़र आने लगी। वो कहती, इससे पहले ही नौकरानी चाय लेकर हाजिर हो गई और हम दोनों को चाय का कप पकड़ाकर वो फिर से अंदर चली गई। चाय का पहला घूंट लेते हुए शालिनी जी ने कहा, अगर तुम इस काम को कर दोगी तो बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैंने कहा, आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है मैम, इसीलिए आपके काम के बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो कौन है जिसे मुझे अपने प्यार में पागल करना है। मैम ने मुझे एक पैकेट थमाते हुए कहा, तुम अपने फ्लैट पर जाकर इस पैकेट को खोल कर देखना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। शालिनी जी के हाथों में मैंने पैकेट लिया और अपने फ्लैट पर आ गई। मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले मैंने शालिनी जी के पैकेट को खोला। मुझे लगा था कि पैकेट में उस आदमी की फ़ोटो और उसका एड्रेस वगैरह होगा, लेकिन उसमें मुझे 1 लाख रुपये मिले। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और शालिनी जी को फ़ोन लगा दिया। शालिनी जी के हेलो बोलने से पहले ही मैंने कहा, मैम इस पैकेट में तो 500 के 2 गड्डियाँ हैं, शायद आप उस आदमी के फ़ोटो और एड्रेस रखना पैकेट में भूल गई हैं और इतने रुपये आप मुझे इसीलिए दिए हैं। शालिनी जी ने कहा, तुम कल दिल्ली जा रही हो और काम होने तक तुम दिल्ली में ही रहोगी। फ़्लाइट के टिकट और मैंने उस आदमी के डिटेल तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया है, चेक कर लो। यह 1 लाख रुपये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं और तुम्हारे अकाउंट में भी मैंने इतने ही रुपये भेज दिए हैं। यह दिल्ली में तुम्हारी ज़रूरी खर्चों में काम आएंगे। शालिनी जी का फ़ोन कटने के बाद मैंने
अपना व्हाट्सएप चेक किया तो कल सुबह की फ़्लाइट के टिकट के साथ एक आदमी की फ़ोटो और उसका एड्रेस मुझे मिल गया। दिल्ली पहुंचकर जिस आदमी को मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना था, उस आदमी का नाम नीरज चोपड़ा था। नीरज की फ़ोटो को मैंने कई बार देखा तो मुझे समझ आया कि यह आदमी 40 साल के आसपास का था। नीरज दिल्ली के द्वारिका में रहता था और करोल बाग में उसका ऑफिस था। किसी 40 साल के आदमी को हुस्न के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होता। इस उम्र में आदमी इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि उस इंसानों से पहचान हो जाती है। लेकिन मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, शालिनी जी के ये काम, इस वादे को मैं पूरा करके ही रहूँगी। मुझे भी यह शक हुआ कि न हो नीरज शालिनी जी का वो हस्बैंड है जिसके बारे में मुझे मेरी मैनेजर रेखा ने बताया था। मैं सोच रही थी कि शायद नीरज ने शालिनी जी को तलाक देकर दूसरी औरत से शादी कर ली और शालिनी जी ने नीरज के बदले की आग में जल रही होंगी। शालिनी जी से मुझे ऐसा काम करवाकर नीरज की गृहस्थी तोड़वाना चाहती हो, जिससे उनकी अंदर वर्षों से धधक रही बदले की आग ठंडी हो सके। अगली सुबह मैं समय पर बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंची और दोपहर के 2 बजे में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। एयरपोर्ट से मैंने कैब बुक किया और दिल्ली की द्वारिका के लिए निकल पड़ी। द्वारिका उतरकर मैंने नज़दीक के होटल में एक रूम बुक किया और होटल के रूम में जाकर राहत की सांस ली। मैं दिल्ली पहली बार आई थी। हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे शहरों को मैंने करीब से बहुत देखा था, लेकिन दिल्ली मेरे लिए एक नई जगह थी और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। फिर भी मुझे अपना मिशन पूरा करना था। मैं शाम को होटल से निकली और नीरज के एड्रेस पर पहुँच गई। नीरज का द्वारिका के सेक्टर 19 में बड़ा सा गेट था। गेट पर गार्ड तैनात थे। यह देखकर मैं उल्टे पांव होटल आई और नीरज तक पहुंचने और उससे अपने इश्क के जाल में फंसाने की प्लानिंग में लग गई। नीरज शालिनी जी का यह टास्क मुझे बेहद मुश्किल लगने लगा था, लेकिन मेरे लिए यह काम बेहद ज़रूरी हो गया था। अगर मैं नीरज को फंसाने में कामयाब हुई तो मैं शालिनी जी को बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। उनके मुझ पर जो एहसान है उनके बदले तो यह मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन प्लानिंग के लिए मेरे पास वक्त बहुत था। इसलिए मैं निश्चित थी और मुझे खुद पर भरोसा था कि नीरज को मैं अपना गुलाम बनाकर ही रहूँगी। मैं सुबह नीरज के घर को मुआयना कर चुकी थी। अब मुझे उसके करीब पहुंचना था। मैंने तय किया कि नीरज के ऑफिस पहुंचकर उसके जॉब के लिए बात करूंगी। अगली सुबह नीरज के करोल बाग वाले ऑफिस निकलने से पहले मैंने तैयार हुई और कोई भी मुझे देखकर बहक जाए। मैंने जब खुद भी आईने के देखा तो मैं बहुत खुश हुई और होटल से निकलकर करोल बाग नीरज के ऑफिस पहुंच गई। यह रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ऑफिस था, जिसमें दाखिल होते ही मुझे नीरज नज़र आ गया। नीरज ने मेरी ओर देखा और देखते ही रह गया। मैंने कहा, मेरा नाम कुसुम है सर, आपकी इजाज़त हो तो बैठ जाऊं? नीरज ने कहा, बैठिए कुसुम जी और बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। मैंने कहा, मैं पटना से यहाँ आई हूँ और मुझे जॉब की ज़रूरत है। यह मेरा बायोडाटा है, आप देख लीजिए और अपने ऑफिस में मुझे कोई काम दे दीजिए। नीरज ने मेरे हाथों से मेरा बायोडाटा पकड़कर टेबल पर रख दिया और मेरी ओर देखकर बोला, कुसुम क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? नीरज के कहने पर मैं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, सर आप बस एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। नीरज ने बेल बजाई और कुछ ही पल में एक लड़का केबिन में हाजिर हो गया। नीरज ने उससे कहा, मैम को पानी पिलाओ और उसके बाद 2 कप चाय लेकर के आना। थोड़ी देर में ही वो लड़का पानी का गिलास लेकर आया और मैंने अपने हाथों से गिलास पकड़ा और वापस चला गया। मैंने आधा गिलास पानी पिया और गिलास के टेबल पर रखते हुए नीरज से कहा, क्या मेरे लिए कोई जॉब है आपके पास सर? नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ और यह काम
में मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल्ली के बारे में बखूबी जानते हो। लेकिन तुम बताया कि तुम तो पटना से दिल्ली आई हो। मुझे जॉब के बहाने नीरज के करीब पहुंचना था, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया। मैंने कहा, मैं दिल्ली के लिए बेशक नहीं हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं द्वारिका में मेरी सिस्टर के यहाँ रहती हूँ। दिल्ली को समझने में वो मेरी काफ़ी मदद करेगी। नीरज ने पूछा, तुम्हारी बहन द्वारिका में कहाँ रहती है? मैंने कहा, द्वारिका के पास सागरपुर कॉलोनी में मेरी बहन का घर है सर। नीरज ने कहा, ठीक है, जॉब के लिए मैं कल तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। मैंने कहा, ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, गुड इवनिंग। इतना कहकर मैं कुर्सी से उठी ही थी कि नीरज ने कहा, यहाँ से तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, यहाँ से मैं सीधे सागरपुर जाऊँगी सर। नीरज ने कहा, मैं द्वारिका में ही रहता हूँ, बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं पहले तुम्हें सागरपुर छोड़ दूँगा। नीरज के मुंह से इतना सुनते ही मैं खुश हो गई और मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मिशन में पहली मंजिल पर पहुंच चुकी हूं। नीरज के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में उसके बगल के सीट पर बैठी थी। मैंने गौर किया कि नीरज मुझे नज़रों बचाकर बार बार देखे जा रहा था। सागरपुर से तक पहुंचने के बाद 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। बीच में नीरज मुझसे बातें करता रहा, मेरे परिवार के बारे में उसने मुझसे ढेर सारे सवाल किए और मैंने भी उसके हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया, ताकि उसके दिल में मेरे लिए किसी भी तरह का शक पैदा ना हो सके। सागरपुर लाल बत्ती से कुछ आगे पहुंचकर मैंने कहा, सर मुझे यहीं उतार दीजिए, सामने वाली गली में ही मेरी बहन का घर है, यहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी। मैं नीरज की गाड़ी से उतर गई। नीरज ने मुस्कुराते हुए गुड इवनिंग कहा और चला गया। उसके चले जाने के बाद मैं वहीं से ऑटो किया और द्वारिका के अपने होटल में पहुंच गई। मैं सोच रही थी कि अगर नीरज कॉल मुझे कल जॉब दे देगा तो मैं सागरपुर में ही कोई फ्लैट किराए पे ले लूँगी, ताकि वो मुझे रोज़ अपनी गाड़ी से छोड़ सके। अगली सुबह मैं बिस्तर पर ही थी कि नीरज का कॉल आ गया। वो बोला, कुसुम तुम दिल्ली में नहीं हो, इसीलिए फील्ड का काम तुमसे ना हो पाएगा। क्या तुम अकाउंट संभाल सकती हो? मैंने कहा, आप बस एक बार मुझे समझा देंगे तो मैं अकाउंट्स का भी काम कर लूँगी सर। नीरज ने कहा, तो गुड, तुम्हारी जॉब पक्की। मैं आधे घंटे में यहाँ से निकलूँगा, तुम मुझे सागरपुर लाल बत्ती पर मिल जाना। नीरज की बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं झट से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सागरपुर लाल बत्ती पहुंच गई। 2 घंटे बाद ही नीरज के साथ उसकी कार में बैठकर मैं करोल बाग पहुंच चुकी थी। नीरज ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा मिशन पूरा हो चुका था। नीरज मेरे प्यार में पागल हो चुका था। अब मैं दिल्ली में मेरे रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलना चाहती थी। दोपहर का खाना खा लेने के बाद मैं नीरज के साथ उसके घर का जायजा लेने लगी। बैठक के पास ही नीरज का बेडरूम था। मैं बेडरूम में दाखिल हुई तो मेरी वहाँ टांगे फोटो पर तस्वीर पर पड़ी जो एक औरत थी। उसे देखते ही मैं पहचान गई, यह मेरी मैनेजर रेखा थी। रेखा की तस्वीर नीरज के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए। बेडरूम की तस्वीर को इस तरह घूरते नीरज से मुझसे कहा कि यह 5 साल पुरानी तस्वीर है और इस तस्वीर में मेरे साथ मेरी बीवी रेखा है। अगर मैं नीरज को यह बताती कि मैं रेखा को जानती हूँ तो मेरी पोल खुल जाती, इसीलिए मैं अनजान बनने की दिखावा करते हुए नीरज से पूछा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है? नीरज ने गहरी सांस लिया और कहा, 5 साल पहले रेखा मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और एक दिन वो मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के के साथ भाग गई। रेखा के जाने के बाद मैं उसके लिए पागल हो गया। मैंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन मैं आज तक मुझे नहीं मिल पाई। 1 साल बाद मुझे रेखा का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उसने किसी लड़के से शादी कर लिया और वो बहुत खुश है। यह जानकर मुझे इत्मीनान हासिल हुआ और तब से मैंने रेखा की तलाश ख़त्म कर दी। मैंने नीरज से कहा, क्या आप मुझे वो खत दिखा सकते हैं? नीरज ने बेडरूम की ओर बड़ी सी अलमारी खोली और उसमें एक खत निकाल कर मुझे
पकड़ा दिया। मैंने खत को खोला तो मेरे फिर से चौंक गई। 2 साल पहले मुझे जो खत मिला था, इस खत के लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी। नीरज के साथ उसके बंगले में मेरा पूरा दिन गुजर चुका था और रात को भी मैं नीरज के बंगले में ही रुक गई। अगली सुबह नीरज ने मुझे सागरपुर छोड़ दिया। मैं सागरपुर लाल बत्ती पर नीरज की गाड़ी से उतरी तो मुझे गले लगा लिया और बोला, जब तक तुम पटना से लौट कर यहाँ नहीं आती तब तक मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर अब तो आपके बिना मुझसे भी रहा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द लौट आऊँगी। अपने फ्लैट पर पहुँचकर मैंने शालिनी मैम को कॉल किया और मैंने उन्हें बताया कि मिशन पूरा हो चुका है। तो मेरी बात सुनकर शालिनी जी बहुत खुश हुई और मेरे कहने पर उन्होंने शाम की मेरी फ़्लाइट करवा दी। देर रात तक मैं बेंगलोर पहुंच गई और अपने फ्लैट पर पहुंचकर सो गई। दिल्ली की थकान का ऐसा असर था कि अगले दिन मैं दोपहर तक सोती रही। फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुली तो देखा कि शालिनी जी का कॉल आया था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से शालिनी जी बोली, कुसुम मैं घर पर ही हूँ, जब तुम फुर्सत में हो मुझसे मिलो, यहाँ आ जाना। मैं फ्रेश होकर सीधे शालिनी जी के बंगले पर पहुँच गई और मैंने कहा, मैम अब तो आपका काम पूरा हो चुका है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नीरज के साथ आपने क्या किया? अगर नीरज गलत आदमी होता तो मुझे उसके साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेलने के बाद कोई पछतावा नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई है। शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारे अंदर नीरज के लिए पैदा हुई इस हमदर्दी के नीरज के लिए तुम्हारी मोहब्बत का नाम दे सकती हूँ? तुमने कहा नीरज अच्छा इंसान है, क्या तुम नीरज से शादी कर सकती हो? मैंने कहा, मैं 3 महीने में नीरज को बखूबी जान गई हूँ। वह एक अच्छा इंसान है, जिसे इस कदर धोखा दिया जाए वो पहले भी धोखा खा चुका है और जब वो यह पता चलेगा कि मैं भी धोखेबाज निकली तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शालिनी जी ने कहा, तुम चाहो तो इस धोखे को प्यार में बदल सकती हो। मैंने कहा, वो कैसे? शालिनी जी ने कहा, तुम नीरज से शादी कर अपनी गृहस्थी संभाल लो। मैंने कहा, अगर ऐसा ही करना था तो फिर 3 महीने तक इस नौटंकी की क्या ज़रूरत थी? मैम, शालिनी जी ने कहा, दरअसल नीरज मेरा भाई है। मेरे पिता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी नीरज की हो गई थी। तब मैंने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का बहुत ज़्यादा सहारा लिया और 3 साल मुकदमा लड़ने के बाद आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई और मैंने उसी प्रॉपर्टी से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन नीरज वहीं का वहीं रह गया, उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए पिछले कई सालों से वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन मुझे उसकी हमेशा चिंता सताती रहती है। मैं उसके लिए अच्छी लड़की की तलाश में थी। जब मैंने तुम्हें शोरूम में देखा तो मुझे लगा कि नीरज के लिए सबसे बेहतर लड़की हो और तुम नहीं हो सकती तो कोई और भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें नीरज से मोहब्बत करने का काम दिया है और तुम मेरे इस काम को सफल बनाई हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम नीरज को धोखा दो या उसे अपना हमसफ़र बना लो। शालिनी जी की इस बात का कोई जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं था और जब से रेखा की खत मैंने नीरज को घर देखा था तो मुझे अनिकेत की याद आने लगी थी। एक खत के आधार पर मैंने अपने पति पे शक किया, वो न जाने कहाँ होगा। मुझे रेखा से अपनी इस बर्बादी का हिसाब बराबर करना था। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने शालिनी जी से कहा, मैम अभी मैं नीरज के बारे में कुछ भी तय नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, नीरज के मामले में मैं फैसला लेने के लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। आखिर यह तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। शालिनी जी के घर से अपने फ्लैट पर आई और अनिकेत के बारे में सोचने लगी। आखिर वो उस रात के बाद कहाँ होगा? इन 2 सालों में उस पर क्या बीती होगी? रेखा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं भी कितनी पागल थी जो एक खत के आधार पर अपने पति को गलत समझ बैठी। रेखा के गहरे इस राज जानने के लिए मुझे रेखा के घर तक पहुंचना था, लेकिन शोरूम पर इतने अरसे बाद करने के दौरान मैंने
अब तक रेखा का घर नहीं देखा था और शालिनी जी से रेखा का एड्रेस मांगती तो शायद वो रेखा से फ़ोन पर बता देते। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं खुद ही रेखा का पीछा करके बेकाबू होता देख रेखा के शालिनी जी को कॉल कर दिया। आधे घंटे में ही शालिनी जी के रेखा के फ्लैट पर पहुंच गई। रात के 10 बजे थे। रेखा के ड्राइंग रूम में और शालिनी जी के बैठे हुए थे। अनिकेत सामने खड़ा था और रेखा भी शालिनी जी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने रेखा से पूछा, तुम्हारे पति अनिकेत के बारे में मुझे झूठ खत लिखने वाली औरत तुम ही हो ना? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया रेखा जी? रेखा ने कहा, 5 साल पहले मैंने नीरज से शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही अनिकेत मेरे पति नीरज के रियल एस्टेट बिजनेस में ज्वाइन हुआ और नीरज के साथ काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अनिकेत ने नीरज के दिल से इतनी जगह बना ली कि घर के जरूरी काम भी अनिकेत ही करने लगा। उस वक्त नीरज अपने बिजनेस को लेकर इतने बिजी रहते थे कि वो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए मैंने अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर एक दिन अनिकेत के साथ दिल्ली से बेंगलोर आ गई और मैंने अनिकेत से शादी कर ली। मैंने रेखा को पूरी कहानी सुनी तो मैं अनिकेत की ओर देखकर बोली, 5 साल पहले ही तुम रेखा से शादी कर चुके थे, तब मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अनिकेत ने कहा, रेखा मेरी बीवी थी, लेकिन रेखा को नीरज के आलीशान घर की आदत पड़ गई थी और मैं शालिनी जी के यहाँ एक मामूली सी जॉब करता था, जिससे रेखा के महंगे शौक पूरे नहीं हो पाते थे। इसीलिए हम दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। झगड़े इतने बढ़ गए थे कि एक दिन मैं बेंगलोर छोड़कर हैदराबाद अपने घर चला गया। मैंने देखा कि शादी के बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे तय कर दी और मैं नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें लेकर बेंगलोर चला आया। लेकिन मुझे क्या पता था। अनिकेत की बात खत्म हुई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने रेखा की ओर देखा और पूछा, अनिकेत और मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, यह तुमसे न देखा गया और तुमने अनिकेत को मुझसे छीनने के लिए साजिश रची। तुमने मुझे ऐसा खत दिखा जिसे पढ़कर मैं अनिकेत को गलत समझ बैठी थी। और एक दिन जब अनिकेत अपने दोस्त के साथ रात को घर आया तो मैं डर के थाने पहुंच गई और पुलिस में अनिकेत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस जब घर गई तो अनिकेत अपने दोस्त के साथ फरार हो चुकी थी। रेखा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल एक खत मैंने अनिकेत को भी भेजा था, जिसमें मैंने किसी मर्द के तुम्हारे अफेयर के बारे में अनिकेत को लिखा था। इसीलिए वो तुम पर शक करने लगा था। उस रात जब तुम थाने पहुंची थी, तब मैंने ही अनिकेत को कॉल कर वहां से भाग जाने को कहा था और वो भागकर सीधा कहीं और नहीं गया, मेरे पास आ गया। मैंने कहा, रेखा तुम अपने लालच की वजह से ही पहले नीरज के साथ धोखा किया और फिर अनिकेत मेरी खुशहाल गृहस्थी को बर्बाद कर दी। इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? रेखा मेरी बात का जवाब न दे पाई और सिर झुकाए मुजरिम की तरह खड़ी रही। मैंने शालिनी जी की ओर देखा और बोली, मैम रेखा ने आपके भाई को धोखा ही दिया था। यह बात तो आप भी जानती थी न। तब आपने रेखा को अपने शोरूम में मैनेजर कैसे बना दिया? शालिनी जी ने गहरी सांस लिया और कहा, दरअसल रेखा मेरी पुरानी वफादार लड़की है। मैंने भाई नीरज की आधी प्रॉपर्टी हासिल करने के खातिर मैंने ही रेखा को नीरज के पास भेजा था, ताकि रेखा मेरे भाई को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उसके मेरे बाप की प्रॉपर्टी का पेपर हासिल कर सके। और अनिकेत को भी अपने भाई नीरज के कंपनी में ही मैंने ही भेजा था, ताकि वो रेखा को इश्क के जाल में फंसा सके, रेखा को अपना काम कामयाब कर सके। अनिकेत ने अपना काम किया और दोनों ने ही अपने अपने मकसद में कामयाब हुए और मेरे पास बेंगलोर आ गए। वहाँ आकर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 3 साल पहले ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अनिकेत हैदराबाद चला गया और वो जब वापस आया तो तुम उसकी बीवी थी। रेखा यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने तुम्हें अनिकेत से अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा, जिससे अनिकेत फिर से रेखा का हो गया।
मैंने अनिकेत की ओर देखा और बोली, रेखा ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, उसकी असलियत जानने के बाद भी क्या तुम रेखा के साथ ही रहोगे? अनिकेत ने कहा, कुसुम, इश्क और जंग में सब जायज़ है। रेखा ने जो भी किया मुझे पाने के लिए किया, इसीलिए मैं रेखा के साथ नहीं छोड़ूंगा। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मेरे सामने इंसानों की असली चेहरे उजागर हो चुके थे। यह दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है, लेकिन मुझे तसल्ली इस बात की थी कि धोखेबाजों में से इस दुनिया में अनिकेत और रेखा जैसे लोग अलग अलग, नीरज जैसे लोग भी हैं जो धोखेबाज नहीं होते। रेखा के फ्लैट से निकली और अगले ही दिन मैंने शालिनी जी को कॉल कर कहा, मैम, मैं आज की फ़्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ, नीरज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।